Hello and welcome to EDAN. Topics are singular points, poles and residue theorem. So ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग विद सिंगुलर पॉइंट्स. सो सिंगुलर पॉइंट की बेसिक डेफिनेशन क्या होगी? सिंगुलर पॉइंट्स easily we can say a point where function f of z is, so in simple word it is a point where the function f of z is not analytic. So easily we can say कि अगर हमें कोई फंक्शन गिवन है जो कि एनालिटिक है अपने डोमेन में, बट ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं आई मीन डोमेन में एनालिटिक है एक्सेप्ट सम पॉइंट्स. सो जिन पॉइंट्स पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है वो पॉइंट्स हमारे सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं और वी कैन से सिंगुलैरिटीज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ z. अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है? टेक एन एग्जाम्पल, f of z is equal to 1 upon z minus 1. अब ये फंक्शन हमें गिवन है एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द सिंगुलर पॉइंट्स. सो सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होगा जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है. दैट मीन्स ऐसा पॉइंट या तो यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं, या तो फंक्शन डिफाइन ना हो. सपोज z नॉट इज अ पॉइंट जिसपे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन नॉट डिफाइंड, differentiable but not analytic, not differentiable. So एक पॉइंट है. सबसे पहला केस क्या होता है जो इजीली विजिबल होता है कि वो डिफाइन ना हो. अब फंक्शन डिफाइन कब नहीं होता है? जब डिनोमिनेटर 0 आ जाए या फिर कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमें पता है दैट द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. सो इन दिस फंक्शन वी आर गिवन 1 अपॉन z माइनस 1. अब इसमें डिनोमिनेटर में हमें z माइनस 1 गिवन है एंड ये 0 कब होता है? जब z हो जाता है 1. सो वी गेट 1 पॉइंट z नॉट इज इक्वल टू 1 वेयर f ऑफ z इज नॉट डिफाइंड. अब इस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, सो एनालिटिक भी नहीं होगा. दिस implies नॉट एनालिटिक एंड दिस implies z नॉट इज अ सिंगुलर पॉइंट. अब यहाँ पे z के अलावा अगर हम कोई और वैल्यू पुट करेंगे तो ये हर एक वैल्यू पे डिफाइंड होगा. इवन दो 1 का जो नेबरहुड है कोई भी पॉइंट आएगा इसके क्लोजेस्ट पॉइंट जो होगा उस पॉइंट पर भी फंक्शन एनालिटिक होगा. सो ऐसा पॉइंट क्या हो जाता है? आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट. सो हेयर कम्स अनदर डेफिनेशन दैट इज आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट. सो ये ऐसा पॉइंट है, सपोज दिस इज अ पॉइंट एंड ये इसका नेबरहुड है. हमें पता है नेबरहुड क्या होता है? उसके आसपास वाले पॉइंट्स, जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? बाया ओपन बोल जो एक सर्कल की फॉर्म होती है. दैट इज मॉड z माइनस z नॉट इज लेस देन डेल्टा. डेल्टा इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू दैट वी नो. अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, बट इस पॉइंट के आसपास वाले सभी पॉइंट्स दैट इज इस पॉइंट के हर एक नेबरहुड पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है. सो ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक ना हो बट उसके नेबरहुड में और सभी पॉइंट्स पर एनालिटिक हो, देन वो पॉइंट क्या हो जाता है? आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट. फ्रॉम आइसोलेटेड वी कैन लाइक रिमेंबर कि इट इज कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी अदर पॉइंट, कि सभी पॉइंट्स में यही ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है. So we can define it like this: a singular point z naught is said to be an isolated singular point of a function f of z if there exists a circle, this mod z minus z naught is equal to delta, such that f of z has no singular point inside the circle except z naught. Okay. नेक्स्ट हमारे पास क्या डेफिनेशन आती है? पोल्स की. पोल्स एंड रेजिड्यू. इससे पहले सिंगुलैरिटीज के कुछ टाइप्स होते हैं. नाउ पहला है रिमूवल सिंगुलैरिटी. रिमूवल सिंगुलैरिटी में क्या होता है? दैट अ फंक्शन f of z is not defined here. Function is not defined at a point z naught, but limit z tends to z naught f of z exists. Then this point is a removal singularity of the function f of z. So for an example,
Suppose we have a function f of z is equal to sin z by z. Now, is this function defined at point at point z is equal to 0? That is z0 हमने मान लिया, that is a point z0 is 0. So 0 पर क्या ये function defined है? No. We know that f of z is not defined at point z is equal to 0. But check the limit. Limit z tends to 0. Sin z by z, f of z है sin z by z is equal to 1 and it does exist. So ये point हमारा क्या हो गया? Removal singularity. So this implies z0 is equal to 0 is a removal singularity. Second we have pole. Pole is also a singularity. So ये singularity हम कैसे पता कर सकते हैं? So अगर limit की definition से देखना है, so we can directly say that z0 is a pole if limit z tends to z0 f of z does not exist. So वो point हमारा pole होता है. अब जब हम pole की बात करते हैं, so हमारे पास एक term आती है order. So जब pole आता है तो इसका कोई order होता है. So वो order कैसे पता करता है? Let n be a, so we write let n be a least positive integer such that limit z tends to z0 z minus z0 raised to the power n f of z exists. Then z0 is a pole of order n. So इसे हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Suppose we have a function f of z is equal to 1 upon z minus 1 का होल स्क्वायर. अब इसकी सिंगुलैरिटी पहले पता करनी है. ओके, सो हमें क्या करना होता है? पहले सिंगुलैरिटी पता करनी होती है, देन उसके बाद भी आइडेंटिफाई कि वो कौन सी सिंगुलैरिटी है. अब फंक्शन जो है वो पॉइंट 1 पर डिफाइन नहीं है. दिस इम्प्लाइज z is equal to 1 is a singular point. अब we got to identify कि ये point कौन सा point है, I mean कौन सी singularity है. So limit apply करेंगे, limit z tends to 1 f of z check करेंगे. So हो जाएगा limit z tends to 1 upon z minus 1 का whole square and it does not exist. So इसमें अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. So this implies it is a pole. अब ये पोल आ गया. अब इसका ऑर्डर पता करना है. अब ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब ये डिनोमिनेटर से पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 0 ही रहेगा हर बार. So इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? z माइनस z0 की पावर क्या लेनी होगी? 2, क्योंकि इसकी पावर 2 है और हमें ये डिनोमिनेटर से पूरा रिमूव करना है. सो हमें भी पावर 2 लेना होगा. सो वी राइट लिमिट z टेंड्स टू 1 z माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2 f of z. दिस इम्प्लाइज लिमिट z टेंड्स टू 1 z माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर. दिस गेट कैंसिल एंड वी गेट 1 and it does exist. So we get that z is equal to 1 is a pole of order 2. n हमने क्या लिया था? 2. And this is the least value. 2 से अगर हम 1 भी लेंगे then it won't work, क्योंकि एक z minus 1 रह जाएगा. and अगर हम 3 लेंगे so that won't make sense, क्योंकि हमें least value लेनी है जिस पे ये कैंसिल हो जाए और हमारी लिमिट एग्जिस्ट करे. Now next we have third, essential singularity. So this singularity in simple word is neither removal nor pole. So अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जिसमें ना तो हमें रिमूवल सिंगुलैरिटी दिख रही है और ना ही पोल, then that singularity is an essential singularity. So for essential singularity we can take an example
f of z is equal to e raised to the power 1 upon z. Now we know that z is equal to 0 is a singular point. वो कैसे? क्योंकि z is equal to 0 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है. So z is equal to 0 is a singular point. अब we got to identify कि ये point कौन सा है. So we apply limit z tends to 0 f of z. That is limit z tends to 0 e raised to the power 1 upon z and it does not exist. अगर हम 0 की वैल्यू लेंगे so it will approach to infinity. So from here we can say that it is a pole. But अगर ये पोल है तो इसका ऑर्डर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास पोल आता है so वो आगे चल के कैंसिल हो जाना चाहिए in this form such that लिमिट एग्जिस्ट करे, है ना. अब हमारे पास फंक्शन है e रेज़ टू द पावर 1 बाय z. सो इज देयर एनी वे कि हम इसको ऐसे लिख लें लिमिट z टेंस टू 0 z माइनस z नॉट. z नॉट क्या है? 0 f ऑफ z. दैट इज लिमिट z टेंस टू 0 z रेज़ टू द पावर n भी आएगा e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन z. क्या किसी भी वैल्यू n के लिए, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है? नो, इट विल नॉट एग्जिस्ट. क्योंकि अगर z की पावर n है और यहाँ पे है e रेज़ टू द पावर 1 बाय z. सो अगर हमें ये z यहाँ से हटाना है सो इट वॉन्ट बी पॉसिबल. ये एक्सपोनेंट में गिवन है ऑलरेडी, सो ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेंशियल सिंगुलैरिटी. इसको हम आगे और भी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज मोर सॉलिड. सो ओवरऑल लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन हमारी इस फॉर्म में होती है, दैट इज फंक्शन का एक्सपेंशन ऐसा आ जाता है जिसमें फंक्शन इज एनालिटिक ऑन दीज टू कंसेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2 जिसका सेंटर है Z0 एंड रेडियस है R1 एंड R2 and this is the annulus region R1 is less than mod z minus z0 is R2. Then we can represent function like this in a Lorentz series expansion. So concentric circle, like this is a circle C1 and इसका center है Z0 and this is a circle C2 and इसका भी center Z0 है, but इसका radius R1 है और इसका radius R2 है. and यहाँ पे हर एक point Z के लिए, कोई पॉइंट z है, हर एक पॉइंट के लिए we can make this series. अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं टू फाइंड द टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी, और ऑल्सो हम इसका रेजिड्यू पता करने के लिए भी यूज करते हैं. सो नाउ हेयर नोटिस दिस पार्ट. ये जो एक्सपेंशन है ये हमारा टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता है. इफ यू रिकॉल टेलर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन में वी कैन राइट f of z is equal to summation n from 0 to infinity an z minus z naught raised to the power n. This is the Taylor series expansion. But Taylor series expansion जब होता है when f of z is analytic overall. But अगर फंक्शन में कहीं सिंगुलैरिटी आ जाती है then we go for Lorentz series expansion. And this part, ये जो part होता है, this part we call principal part. Okay, so ये टेलर सीरीज वाला पार्ट होता है और ये प्रिंसिपल पार्ट होता है. अब सबसे पहले रिमूवल सिंगुलैरिटी का देखते हैं. सो अगर रिमूवल सिंगुलैरिटी हमें चेक करना है सो वी टेक, इससे पहले हमें सिंगुलर पॉइंट आइडेंटिफाई करना है. सो सपोज लेट z0 बी एन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट. सो उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें z0 पता चल गया कि ओके z0 इज एन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट. देन एक्सपेंड फंक्शन f of z about this isolated singular point, जिसमें we take this z0 as a center. So we have this z0 be an isolated singular point, then we expand function f of z about z0 in Lorentz series taking this annulus region जहाँ पे series convergent होगी. Okay, अब हमारे पास ये फॉर्म आती है जिसमें this is Taylor series and this is principal part. So for an removal singularity
we have bn is equal to 0 for all n. So ये जो bnm ये 0 होगा, जो भी n 1 to infinity तक जा रहा है ये पूरा पार्ट 0 होगा. दैट इज प्रिंसिपल पार्ट इज 0. दैट मीन्स इसमें हमारे पास ऐसा कोई भी एक्सपेंशन नहीं आएगा जिसमें z माइनस जेड नॉट की पावर नेगेटिव हो. अब ये है z माइनस जेड नॉट इन डिनोमिनेटर, सो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं लाइक बी एन z माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर माइनस n. दैट मीन्स जो z माइनस जेड नॉट है इसकी पावर नेगेटिव में जा रही है. सो अगर हमारे पास ऐसा एक्सपेंशन आता है जिसमें ये नेगेटिव पावर वाला कोई भी पॉइंट नहीं है अबाउट द पॉइंट z नॉट सिंगुलर पॉइंट है, हमने सीरीज का एक्सपेंशन करा अबाउट z नॉट, दैट इज हमारे पास z माइनस जेड नॉट की फॉर्म रहेगी. जब z नॉट को एज अ पॉइंट लेके एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पे z नॉट ही आएगा, राइट. अब इसमें ये वाला पार्ट तो आ रहा है बट ये वाला पार्ट नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा कोई पार्ट नहीं आ रहा है जहाँ डिनोमिनेटर में z माइनस जेड नॉट की फॉर्म आ रही हो. सो दैट पार्ट इज द देन दैट फंक्शन एंड दैट पॉइंट, वो पॉइंट उस फंक्शन का क्या हो जाएगा, रिमूवल सिंगुलैरिटी. ओके, अब आता है इसके बाद पोल. सो पोल के लिए हमारे पास ये जो नेगेटिव पार्ट होता है ना ये फाइनाइट टर्म्स तक जाएगा. So it is like if f of z contains finite number of term less than equal to m involving negative powers of z minus z naught, that is the principal part. Then z naught is a pole of order m. And if m is equal to 1, then z naught is a simple pole. अगर पोल का ऑर्डर 1 होता है then that is called simple pole. Then last is essential singularity, जिसमें क्या होता है ये जो नेगेटिव पावर वाला पार्ट है ये इन्फिनिटी तक जाएगा. ओके, यहाँ पे फाइनाइट नंबर तक जा रहा है बट इट इज नॉट टिल फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, ये इन्फिनिटी तक जाएगा जो प्रिंसिपल पार्ट है. ओके, सो वी कैन राइट इफ प्रिंसिपल पार्ट कंटेन्स infinite number of terms involving negative power of z minus z naught, then that singularity, then z naught is a essential singularity. So इससे we can identify. अब now we can do a question जिसमें हम पहले लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करेंगे and then we will try to identify कि कौन सी singularity है. So consider this example, f of z is equal to sin z divided by z raised to the power 4. अब इसमें we know that z is equal to 0 is a singular point and इसको हम directly भी बता सकते हैं that it is a pole of order 4, क्योंकि limit z tends to 0 f of z does not exist but limit z tends to 0 z minus 0 raised to the power 4 sin z divided by z raised to the power 4 is equal to 0 and it does exist. Sorry 4 नहीं 3 में भी चलेगा, 3 लोएस्ट है ना. सो ये क्या हो जाएगा, लिमिट z tends to 0 z raised to the power 3 sin z divided by z raised to the power 4. यहाँ पे तो 4 ही रहेगा. अब z raised to the power 3 से ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, लिमिट z टेंस टू 0 sin z by z and it is 1, that is exist. So it is a pole of order 3. हमें लीस्ट चैन लेना होता है, that's why we take 3. इवन दो 4 से भी कैंसिल हो रहा है बट हमें 3 लेना है, हमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेना होता है. सो इसे लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन से करेंगे. हमें ये फॉर्मूला में पुट नहीं करना होता है, हमें एक्सपेंशन फंक्शन को ब्रेक करके करना होता है. सो इसमें लाइक थोड़ा कैलकुलेशन जाता है. साइन z का पहला एक्सपेंशन करेंगे टेलर सीरीज एक्सपेंशन, जो ऑलरेडी हमें याद भी होता है दैट इट इज z माइनस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z रेज टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस z रेज टू द पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. अब वी हैव साइन z डिवाइडेड बाय z रेज टू द पावर 4, सो हो जाएगा z माइनस जेड क्यूब
तो दिस इज डिवाइडेड बाय z रेज टू द पावर 4. सो इसको सेपरेटली डिवाइड करेंगे. सो ये जगह z डिवाइडेड बाय z रेज टू द पावर 4 माइनस z क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल z रेज टू द पावर 4 plus z raised to the power 5 divided by 5 factorial z raised to the power 4 and so on, and this is equal to 1 upon z cube minus 1 upon 3 factorial z plus यहाँ से तो ये पॉजिटिव में जाने लगेगा z upon 3 factorial 5 factorial and z raised to the power 4 cancel, and इसके बाद है z raised to the power 7 minus 4 is 3. सो यहाँ पे आ जाएगा z क्यूब डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, ये माइनस में है एंड सो ऑन. सो हमें पता करना है कि कौन सी सिंगुलैरिटी है. सो सबसे पहला ऑप्शन जो होता है हमारे पास, पहली सिंगुलैरिटी है रिमूवल सिंगुलैरिटी. सो इन रिमूवल सिंगुलैरिटी हमें पता है दैट बी एन पार्ट इज जीरो, दैट इज जो प्रिंसिपल पार्ट है वो जीरो होता है. दैट मीन्स जो z माइनस जेड नॉट है उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए या फिर वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए पूरे एक्सपेंशन में. बट हमने जो एक्सपेंशन करा उसमें z माइनस जेड नॉट का क्या मतलब है, z नॉट ज़ीरो है, z नॉट इज ज़ीरो, देन z माइनस जेड नॉट इज z माइनस ज़ीरो विच इज इक्वल टू z. अब यहाँ पे z तो डिनोमिनेटर में है, here z क्यूब and here z. So this is not a removal singularity. Then next आता है पोल. So पोल में it says कि finite number of terms होनी चाहिए जो नेगेटिव पावर इन्वॉल्व कर रही है प्रिंसिपल पार्ट में. So यहाँ पे डिनोमिनेटर में z आ रहा है z क्यूब एंड z. So एक हमारे पास आ रहा है z माइनस ज़ीरो का होल क्यूब और एक हमारे पास सिर्फ आ रहा है z माइनस ज़ीरो. सो हमने क्या कहा कि फाइनाइट होना चाहिए. अब यहाँ पे इसके बाद हमें पता है जितनी भी पावर आएंगी वो न्यूमरेटर में आएंगी, जो z की पावर आएंगी वो सारी न्यूमरेटर में आएंगी, राइट. क्योंकि ये आगे पावर इंक्रीज करेगा और जब z रेज टू द पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर बड़ा है तो पावर्स न्यूमरेटर में आएंगी. सो डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ ये दो टर्म्स आ रही, एक हो गया z क्यूब और एक हो गया z. सो फाइनल ये कहाँ तक जा रहा है, z क्यूब तक. सो m क्या हो गया, m is equal to 3. This implies this is a pole. Z is equal to 0 is a pole of order 3. So ऐसे लॉरेंट सीरीज के थ्रू हम एक्सपेंशन करके पता कर सकते हैं कि कौन सी सिंगुलैरिटी है. नाउ नेक्स्ट इज रेजिड्यूज. सो द कोफिशिएंट ऑफ रेजिड्यू के लिए क्या डेफिनेशन है, द कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z माइनस a is the expansion of f of z about an isolated singular point a is the residue of function f of z at point z is equal to a. That is residue of f of z at point z is equal to a is given by this form. So residue हम किसका पता करते हैं, सिंगुलर पॉइंट का. सो अगर हमारे पास z इज इक्वल टू a कोई सिंगुलर पॉइंट है, इज अ सिंगुलर पॉइंट, देन रेजिड्यू ऑफ f of z at z is equal to a is coefficient of 1 upon z minus a in the expansion of f of z, जिसको we can also write 1 upon 2 pi I integral f of z dz over closed curve c. Now from previous example हमारे पास फंक्शन था f of z is equal to, it was sin z divided by z raised to the power 4, जिसमें we know that z is equal to 0 is a singular point. अब इस पॉइंट पर हमें रेजिड्यू पता करना है. सो हमें क्या पता करना है, कोफिशिएंट पता करना है z माइनस ज़ीरो का. सो रेजिड्यू of f of z at point z is equal to 0 is equal to coefficient of 1 upon z minus 0 in expansion of f of z. अब हमारे पास क्या फॉर्म आया था, that f of z is 1 upon पहली टर्म आई थी z क्यूब, then minus 1 upon 3 factorial z, then plus z डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ये फॉर्म थी. अब हमें सिर्फ डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट देखना है. अब हमारे पास
नाउ हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर में, z क्यूब है एन माइनस 1/3 फैक्टोरियल z है. नाउ फोकस ऑन दिस पार्ट. हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस 0. अब 1/z सिर्फ यहाँ पर आ रहा है और इसके बाद कहीं नहीं आएगा, राइट. सो कोफिशिएंट क्या है इसका, -1/3 फैक्टोरियल, that is -1/3 multiplied 2, which is equal to -1/6. So residue of this function f of z at point z is equal to 0 is -1/6. Now residue पता करने का हमारे पास एक और तरीका है using limit. So हमारे पास पोल होता है, हम उसे पोल से डिफाइन करते हैं रेजिड्यू फॉर अ पोल. और अगर हमारे पास सिंपल पोल है, पहले सिंपल पोल के लिए देखते हैं. सिंपल पोल, सिंपल पोल का क्या मतलब है, that order is equal to 1. Then residue of a function f of z at point z is equal to z naught is equal to limit z tends to z naught z minus z naught f of z. जस्ट दिस, हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. अगर हमें सिंगुलर पॉइंट पोल गिवन है विच ऑर्डर 1, आई मीन सिंपल पोल गिवन है हमें, देन रेजिड्यू हमारा इस फॉर्मूला से आ जाएगा. बट अगर पोल का ऑर्डर एक से ज़्यादा है, सो पोल ऑफ ऑर्डर n, सो इसके लिए रेजिड्यू का क्या फॉर्मूला होता है, रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज इक्वल टू z नॉट and z is equal to z naught पर है पोल. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1/n minus 1 factorial limit z tends to z naught partial derivative n minus 1 divided by dz n minus 1. that is n minus 1 ऑर्डर है डेरिवेटिव का. हमें इतनी बार फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होगा. एंड हियर z minus z naught raised to the power n f of z. So this is how, अगर हमें पोल गिवन है with order n, तो हमारे पास रेजिड्यू के लिए ये फॉर्मूला होता है. Now take this as an example. Function we define that z plus 1 divided by z minus 2 z minus 1 का होल स्क्वायर. अब इस फंक्शन में सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना होगा कि सिंगुलर पॉइंट कौन सा है, एंड देन ये आइडेंटिफाई करना है कि सिंगुलर पॉइंट कौन से टाइप का है, इधर रिमूवल और पोल और एसेंशियल. सो सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, सिर्फ हमें ये देखना है डिनोमिनेटर कब 0 होगा. अब डिनोमिनेटर कब 0 होगा, जब z माइनस 2 0 के बराबर आएगा और z माइनस 1 0 के इक्वल आएगा. दैट इज z इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1. सो हमारे पास दो पॉइंट आ गए विच आर सिंगुलर पॉइंट. दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 1, 2 आर सिंगुलर पॉइंट्स. अब हमें ये पता करना है कि ये रिमूवल है या फिर पोल है. सो अप्लाई लिमिट z टेंस टू 0, सॉरी z टेंस टू 1. 1 के लिए पहले चेक करते हैं f ऑफ z इज इक्वल टू, सो ये हो जाएगा लिमिट z टेंस टू 1 f ऑफ z क्या है, z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 2 z माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब 1 पे ही जा रहा है, तो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 एंड 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 एंड इट इज नॉट डिफाइंड. सो ये कौन सा केस आ गया, पोल का. सो z इज इक्वल टू 1 इज अ पोल. अब इसका ऑर्डर पता करना है, सो जाएगा लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1 रेज़ टू द पावर n f ऑफ z is equal to limit z tends to 1 z minus 1 raised to the power n z plus 1 divided by z minus 2 and z minus 1 raised to the power 2. अब हमें z minus 1 डिनोमिनेटर से रिमूव करना है so that जब हम लिमिट 1 तक जाएगी, जब z 1 तक जाएगा तो ये डिनोमिनेटर है ये 0 ना आए, मतलब फंक्शन ये लिमिट एग्जिस्ट करे. सो एग्जिस्ट करने के लिए n हम क्या ले सकते हैं, 2. For n is equal to 2, we have limit z tends to 1 z minus 1 raised to the power 2 z plus 1 divided by z minus 2 and z minus 1 का होल स्क्वायर. ये हो गया कैंसिल, क्या बचा लिमिट z tends to 1 z plus 1 divided by z minus 2. अब यहाँ पे 1 पुट कर देंगे
that is 1 plus 1, 1 minus 2 is equal to minus 2. So it exists. So we get that z is equal to 1 is a pole of order 2. And ऐसे ही z minus 2 है, that is z is equal to 2 is a pole of order 1. जैसे कि इसमें पावर 2 थी, so हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका पोल का ऑर्डर 2 होगा एंड इसकी पावर 1 है, सो इसका ऑर्डर 1 होगा. सो वी कैन डायरेक्टली राइट दैट z इज इक्वल टू 2 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1. सो हमारे पास दो पोल आ रहे हैं. अब रेजिड्यू कैसे पता करना है? रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 1. सो पहले 1 पे पता करेंगे, देन रेजिड्यू f ऑफ z इज इक्वल टू 1. अब 1 है पोल ऑफ ऑर्डर 2. सो ऑर्डर n के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 2 माइनस 1 फैक्टोरियल. देन लिमिट z टेंड्स टू 1, z टेंड्स टू 1 एंड यहाँ पे क्या आता है? dn माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई dz 2 माइनस 1 एंड यहाँ पे क्या आता है? z माइनस 1 रेज टू द पावर n क्या है? 2 एंड f ऑफ z. ये फॉर्मूला था रेजिड्यू पता करने के लिए. सो जाएगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू 1, यहाँ पे 2 माइनस 1 इज 1 dy बाई dz z माइनस 1 का होल स्क्वायर f ऑफ z इज z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 2 एंड z माइनस 1 का होल स्क्वायर. ये हो गया कैंसिल. हमारे पास क्या बचा? लिमिट z टेंड्स टू 1, ये तो पूरा 1 ही हो जाएगा. सो ये हो जाएगा dy बाई dz z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 2. अब हमें क्या करना है? इसका डेरिवेटिव लेना है. सो सॉल्व सेपरेटली. सबसे पहले कौन सा रूल यूज करेंगे? क्वोशिएंट रूल, दैट इज dy बाई dx u डिवाइडेड बाय b. अगर हमें दो फंक्शन गिवन है सेम वेरिएबल के जिस रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव लेना है डिवीजन में, देन उसके लिए क्या रूल होता है? पहले u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस v का डेरिवेटिव u एज इट इज डिवाइडेड बाय v स्क्वायर. सो हमारे पास है dy बाई dz z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 2. सो पहले u का डेरिवेटिव दैट इज dy बाई dz z प्लस 1 एंड z प्लस 2 एज इट इज माइनस dy बाई dz. अब किसका डेरिवेटिव होगा? डिनोमिनेटर का. सॉरी ये z माइनस 2 है, z माइनस 2 एज इट इज एंड z प्लस 1 एज इट इज. आई मीन z माइनस 2 का डेरिवेटिव एंड z प्लस 1 एज इट इज डिवाइडेड बाय z माइनस 2 का होल स्क्वायर. अब इसे सॉल्व कर लेंगे. डेरिवेटिव क्या होगा? z प्लस 1 का 1, तो क्या बचा? z माइनस 2. z माइनस 2 का डेरिवेटिव भी होगा 1, क्या बचा? z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 2 का होल स्क्वायर. ये जाएगा z माइनस 2, बाहर माइनस है साइन चेंज, z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 2 का होल स्क्वायर. ये हो गया कैंसिल. क्या बचा? माइनस 3 डिवाइडेड बाय z माइनस 2 का होल स्क्वायर. अभी जो वैल्यू आई है इसे इसमें पुट करना है. सो रेजिड्यू हमारे पास आएगा लिमिट z टेंड्स टू 1 एंड यहाँ पे क्या आएगा? फंक्शन माइनस 3 डिवाइडेड बाय z माइनस 2 का होल क्यूब. अब 1 पुट करना है, ये हो जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 का होल क्यूब. सो हो जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 1 का होल क्यूब. अब माइनस माइनस प्लस तो हो गया ये 3. सो वी गेट दैट रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट पॉइंट z इज इक्वल टू 1 इज 3. नाउ रेजिड्यू पता करना है एट पॉइंट 2 z इज इक्वल टू 2 विच इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1, दैट इज इट इज अ सिंपल पोल. राइट, सिंपल पोल के लिए क्या फॉर्मूला था? इट वाज डायरेक्ट लिमिट z टेंड्स टू 2 z माइनस 2 f ऑफ z. डायरेक्ट फॉर्मूला था. सो हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 2 z माइनस 2 f ऑफ z क्या है? z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 का होल स्क्वायर z माइनस 2. अब z माइनस 2 से z माइनस 2 कैंसिल. वी गेट लिमिट z टेंड्स टू 2 एंड z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 का होल स्क्वायर. सो हो जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर.
that is 3 divided by 1 का whole square, which is equal to 3. So the residue of function f of z at point z is equal to 2 is 3. So दोनों ही singular points और दोनों ही pole का residue 3 आया है. So ऐसे हम residue पता कर सकते हैं using this limit. When we are given a pole of order n as a singularity and हमें residue पता करना है उस point पर, then we have to use this formula. और अगर ये formula lengthy हो जाता है, जैसे कि अभी हमने पहला example क्या किया था, series expansion के through f of z था sin z divided by z raised to the power 4 and इसका रेजिड्यू आया था -1/6. बट अगर इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे देन ये लेंदी हो जाएगा. यू कैन ट्राई ऑल्सो, क्योंकि जो डेरिवेटिव आएगा साइन z बाय z रेज्ड टू द पावर 4 का वो ट्वाइस जाएगा किसका, क्योंकि इसका पोल क्या था, पोल का ऑर्डर क्या था 3. सो इसका 2 बार डेरिवेटिव लेना होगा. यहाँ पे n-1 होता है ना, सॉरी दिस इज dn-1. फॉर्मूला में वी हैव dn-1 हेयर. सो फॉर्मूला के थ्रू हमारे पास यही फॉर्म आ रही थी, हमने करेक्ट फॉर्मूला यूज करा था. इट वाज जस्ट रॉन्ग हेयर, यहाँ पे n-1 था, राइट. सो फॉर्मूला हमने लगाया. सबसे पहले भी आइडेंटिफाई कि पॉइंट 1 पर पोल आ रहा है ऑर्डर 2 का. सो फॉर्मूले में क्या आया, 2-1 एंड 2-1. जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला. डेरिवेटिव लेना था z+1 का z-2 का, जिसको हमने यूजिंग दिस रूल सॉल्व करा. एंड देन सॉल्व करने के बाद वी गेट दिस फॉर्म. हमारे पास आया -2-1 दैट इज -3 डिवाइडेड बाय z-2 का होल स्क्वायर. सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था, सो ये क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर. सो -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, +1. सो अगर ये प्लस है तो ये -3 रहेगा. सो इसका रेजिड्यू हुआ -3 और नेक्स्ट वाले का रेजिड्यू आया +3. सो नाउ वी विल डिस्कस द रेजिड्यू थ्योरम ऑल्सो. इसमें हमें ध्यान रखना है जब भी हम लिमिट अप्लाई करते हैं सो वो लेंदी हो जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में इट विल बी लेंदी टू सॉल्व. सो ऐसे क्वेश्चन में हमें एक्सपेंशन के थ्रू रेजिड्यू पता करना है. ओके, नाउ कॉशी रेजिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट है कि इफ f of z is analytic within and on a simple closed curve c except फंक्शन एनालिटिक है बट कुछ पॉइंट्स है जहाँ पर हमें सिंगुलैरिटी मिल रही है. आई मीन कुछ पॉइंट्स हैं विच आर सिंगुलर, दैट इज फंक्शन कुछ पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं है. एंड वो पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए. ओके, सो वी से इट इज एनालिटिक विदिन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व c एक्सेप्ट फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलैरिटीज इनसाइड c. हम कर्व की बात कर रहे हैं, सो कर्व के अंदर जितनी भी सिंगुलैरिटीज हैं वो. देन द इंटीग्रल ऑफ f of z over the closed curve c is equal to this, that is 2 pi I summation i's from 1 to n residue of f of z is equal to zi. सो यहाँ पे 2 pi आएगा और जो भी रेजिड्यू आएगा हर एक सिंगुलैरिटी का उसका एडिशन. यहाँ पे dz भी है. सो इसको एग्जाम्पल से करते हैं. सो कंसिडर दिस एग्जाम्पल. हमें गिवन है इंटीग्रल dz over z square plus 9 over the closed curve c and the curve is mod z minus 3 iota is equal to 4. सो सबसे पहले हमें सिंगुलैरिटीज पता करनी है कि कर्व के अंदर कौन कौन सी सिंगुलैरिटीज आ रही हैं. सो इसको अगर हम लिखना चाहें इट इज इंटीग्रल 1/z स्क्वायर प्लस 9 dz over closed curve c. सो इसमें दिस इज द फंक्शन f of z है ना. ये फंक्शन जो है 1 we write f of z is equal to 1/z square plus 9 is analytic except when z square plus 9 is equal to 0. जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा उस पॉइंट पर. सो z square plus 9 0 कब होगा, z square plus 9 is equal to 0. This implies z square is equal to -9. This implies z is equal to plus minus 3 iota. सो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, दैट इज z इज इक्वल टू 3 iota एंड z इज इक्वल टू -3 iota. नाउ हमने क्या कहा क्वेश्चन में, आई मीन रिजल्ट क्या था अकॉर्डिंग टू थ्योरम, कि जो सिंगुलैरिटीज हैं दीज आर इनसाइड द क्लोज्ड कर्व c. तो हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सी सिंगुलैरिटीज जो क्लोज्ड कर्व c हमें गिवन है इसके अंदर लाई कर रही है. ओके, अगर दोनों लाई करेंगी दोनों पे रेजिड्यू पता करेंगे, अगर कोई एक है तो उस एक पॉइंट पर रेजिड्यू पता करना है. एंड आंसर डायरेक्टली इस फॉर्मूला से आएगा, दैट इज 2 pi I और समीशन ऑफ रेजिड्यू
at all the singular points which lies inside the closed curve C. So हमारे पास कर्व क्या है, अब कर्व देखना है हमें. कर्व गिवन है mod z माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4. ये होती है सर्कल की इक्वेशन. रिकॉल क्या होता है दैट z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r, जिसमें r हमारा होता है रेडियस एंड z नॉट हमारा होता है सेंटर पॉइंट. ओके, अब हमें गिवन है z माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4. तो 4 तो डायरेक्टली हमें पता चल गया कि रेडियस है सर्कल का. एंड 3 आयोटा क्या होगा, 3 आयोटा हमारा हो गया पॉइंट z नॉट. अब इससे हम कैसे पता लगाएंगे कि सेंटर पॉइंट क्या है. अब हमें पता है कि z नॉट होता है x नॉट प्लस आयोटा y नॉट, राइट. अब z नॉट अगर 3 आयोटा है तो इसमें 3 आयोटा का क्या मतलब है, ये इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट कुछ भी नहीं है, दैट इज रियल पार्ट इज 0. सो कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, x नॉट तो हो गया 0 और y नॉट हो गया 3. तो सेंटर पॉइंट कैसे आएगा, x नॉट कॉमा y नॉट विच इज इक्वल टू 0 कॉमा 3, राइट. तो हमारे पास सर्कल आया जिसका सेंटर तो है 0 कॉमा 3 एंड रेडियस है 4. सो सपोज दिस इज 1 2 एंड 3 एंड यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आएगा 0 कॉमा 3. तो ये सर्कल का सेंटर हो गया और सर्कल का रेडियस है 4, तो वो यहाँ तक जाएगा, राइट. सो ये हमारी सर्कल की फॉर्मेशन हो गई समथिंग लाइक दिस. अब इसमें रेडियस 4 है, सो यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, 3 4 5 6 7 7 तक जाएगा. 4 रेडियस है क्योंकि. अब यहाँ पे हमें ये पता है कि ये जो x एक्सिस होती है ये रियल एक्सिस होती है, ओके. और ये जो y एक्सिस होती है हमारी ये इमेजिनरी एक्सिस होती है. अब जब ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है सो यहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे दिस विल बी इन आयोटा, दैट इज आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, 5 आयोटा एंड सो ऑन. ऐसे ही दिस इज माइनस आयोटा, माइनस 2 आयोटा एंड सो ऑन. अब सर्कल के अंदर जो पॉइंट्स है हमें सिर्फ उनकी बात करनी है, हमें सर्कल के बाहर वाले पॉइंट्स को नहीं देखना है. अब हमारे पास कौन सी दो सिंगुलरिटीज आई थी, एक 3 आयोटा और एक माइनस 3 आयोटा. अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी सिंगुलरिटी सर्कल के अंदर है. सो 3 आयोटा यहाँ पे लाई कर रहा है, ओके. सो दिस वन लाइज इनसाइड सी, दिस लाइज इनसाइड क्लोज्ड कर्व सी. अब माइनस 3 आयोटा कहाँ है, सर्कल के बाहर है, दिस इज माइनस 3 आयोटा, बट ये तो सर्कल के बाहर है. सो ये हमारी सर्कल से बाहर लाई कर रही है, डज नॉट lies inside C. So now we know कि फंक्शन एनालिटिक किस पॉइंट पर नहीं है और हमें सिर्फ कर्व के अंदर की बात करनी है. So we know that function is analytic inside the closed curve C except at point z is equal to 3 iota. Okay, अब हम कर्व C की बात कर रहे हैं ना, so वो माइनस 3 आयोटा पर एनालिटिक होगा क्योंकि माइनस 3 आयोटा तो सर्कल के अंदर लाई नहीं कर रही है. सो फंक्शन इज एनालिटिक इन दिस क्लोज्ड कर्व C at point minus 3 iota, but it is not analytic at point 3 iota. Okay, so अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो फॉर्मूला क्या था, दैट इंटीग्रल f of z dz over closed curve C is equal to 2 pi I एंड समीशन. अब हमारे पास तो रेजिड्यू एक ही पॉइंट है, सो सिर्फ उसी का ही रेजिड्यू पता करना है. रेजिड्यू ऑफ f of z at point z is equal to 3 आयोटा, बस इतना करना है. और अगर सपोज माइनस 3 आयोटा भी होता तो माइनस 3 आयोटा में ये प्लस हो जाता और हो जाता रेजिड्यू f ऑफ z इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा. ओके, एंड ऐसे ही अगर एक से ज़्यादा आता है तो उसको सिर्फ ऐड करते जाना है. सो अब हमारे पास ये पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे 2 पाई आई. अब रेजिड्यू पता करना है z इज इक्वल टू 3 आयोटा. अब हमें ये देखना है कि ये पोल है, ये सिंपल पोल है, राइट. हमारे पास क्या था, dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 9 और इसका फैक्टर अगर करेंगे हम, we have f of z is equal to 1 upon z square plus 9. फैक्टर कर सकते हैं 1 upon z minus 3 iota and z plus 3 iota, राइट. ऐसे फैक्टर हो जाएगा. अब हमारे पास है 3 iota जो कि सिंगुलैरिटी है. सो ये कौन सी सिंगुलैरिटी होगी, पोल होगा. यहाँ पे वी कैन अप्लाई लिमिट z टेंस टू 3 iota f of z. क्या आ रहा है, 1 upon 3 iota minus 3 iota and 3 iota plus 3 iota and ये कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड. सो ये क्या हो गया, पोल हो गया. अब पोल है तो इसका ऑर्डर क्या है, जो इसकी पावर होगी, इसकी पावर क्या है 1. सो इट इज अ सिंपल पोल. सिंपल पोल का क्या मतलब है, पोल हैविंग ऑर्डर 1. अब जब ऑर्डर 1 होता है
सो रेजिड्यू कैसे पता करते हैं फॉर सिंपल पोल? डायरेक्ट सिंपल लिमिट अप्लाई करनी है, दैट इज लिमिट z टेंड्स टू 3 iota and z minus 3 iota f of z. f of z को we write 1 upon z minus 3 iota and z plus 3 iota. अब इससे ये कैंसिल, क्या बचा? लिमिट z टेंड्स टू 3 iota 1 upon z plus 3 iota. अब जस्ट पुट कर देंगे 1 upon 3 iota plus 3 iota and this is equal to 1 upon 6 iota. So it is 2 pi I multiply 1 upon 6 iota. Iota से iota cancel, 2, 6 cancel by 3, so it is pi by 3. So the answer of this integral is pi by 3. So ऐसे हम डायरेक्टली रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो रेजिड्यू थ्योरम से थोड़ा इजी हो जाता है. ऑल्सो ये क्वेश्चन हमने कॉची इंटीग्रल थ्योरम से भी सॉल्व किया था, उससे भी हमारे पास सेम ही आंसर आया था. बट ये रेजिड्यू थ्योरम से थोड़ा जल्दी हो जाता है. हमें सिर्फ सिंगुलर पॉइंट देखना है, पोल आइडेंटिफाई करना है, उसका ऑर्डर देख के रेजिड्यू पता करना है और रेजिड्यू को ऐड कर देना है बस, और 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर देना है. सो दिस इज इट अबाउट द रेजिड्यू थ्योरम.